हेलो स्टूडेंट्स, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से 12th क्लास का नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसह संयोजक यौगिक। इस चैप्टर में से 12th क्लास में 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 4 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहला जो टॉपिक होता है वह है उपसहसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। इसमें से क्वेश्चन आपको मोस्टली प्रोबेबिलिटी रहती है कि कोई भी कंपाउंड देगा और उसका आपसे क्या पूछेगा, आईयूपीएसी नामकरण। दूसरा जो टॉपिक होता है वो होता है संकरण। बीबीटी के अकॉर्डिंग जो पढ़ेंगे अपन आइसोमेरिज्म, समावयवता, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उपसहसंयोजक यौगिकों का महत्व। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जिसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। और उसमें सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है अकार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अकार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं सरल या साधारण लवण, सरल या साधारण लवण। दूसरे होते हैं योगात्मक या आणविक लवण। सरल या साधारण लवण का मतलब क्या है, ये अम्ल एवं क्षार की क्रिया से बने हुए लवण होते हैं। एक एसिड होगा और एक बेस होगा, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। अम्ल और क्षार की क्रिया से बने हुए लवण होते हैं। ये अम्ल एवं क्षार की क्रिया से बने क्या होते हैं, लवण होते हैं। इन्हें जल में घोलने पर ये अपने व्यक्तिगत आयनों का परीक्षण देते हैं। इम्पॉर्टेंट बात, अगर इनको हम जल में घोलें तो ये अपने व्यक्तिगत आयनों का क्या देंगे, परीक्षण देंगे। इनमें 2 प्रकार के आयन होते हैं, एक तो होता है धनायन और एक ऋणायन। इनको जब जल में घोला जाता है तो ये अपने व्यक्तिगत आयनों का परीक्षण देते हैं। व्यक्तिगत आयन का मतलब जिनसे मिलकर ये बने होते हैं। जैसे बात करें NaCl, तो देखिए NaCl, इसको जैसे ही मैंने जल में घोला तो ये अपने व्यक्तिगत आयन Na+ और Cl- इन 2 का क्या देता है, परीक्षण देता है। जैसे ही इनको जल में घोला तो ये अपने व्यक्तिगत आयनों का क्या देते हैं, परीक्षण देते हैं। इसमें देखिए 2 प्रकार के आयन होते हैं, एक तो धनायन और एक ऋणायन, यानी एक ही प्रकार के धनायन होंगे और एक ही प्रकार के क्या होंगे, ऋणायन होंगे। तो देखिए, जैसे NaCl है, इसमें एक प्रकार का धनायन Na+ और एक प्रकार का क्या हो गया, ऋणायन Cl-। जैसे KCl की देखें अपन, KCl के बारे में, KCl को जैसे ही जल में घोला तो देखिए K+ और Cl-। एक प्रकार का धनायन है ये और एक ही प्रकार का क्या है, ऋणायन। ऐसे ही Na2SO4 को तोड़ा हमने, देखिए, या जल में जैसे ही घोला तो ये क्या बने आएगा, देखिए Na+ प्लस SO4-2। जैसे ही बैलेंस किया तो Na इधर 2 हैं तो 2 का क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया। अब देखिए, इसमें भी एक ही प्रकार के धनायन हैं। संख्या से मतलब नहीं है, टाइप से मतलब है, प्रकार से। एक प्रकार का धनायन और एक ही प्रकार का क्या होता है, इसमें ऋणायन होता है। ये अम्ल और क्षार की क्रिया से मिलकर बने होते हैं। जब इनको जल में घोला जाता है तो ये अपने व्यक्तिगत आयनों का परीक्षण देते हैं, अर्थात जिनसे मिलकर ये बने हैं उनका ही क्या देंगे, ये परीक्षण देंगे। ऐसे ही K2SO4 की यदि बात करें हम तो K2SO4 भी अगर जल में इसको घोलेंगे तो ये कैसे टूटेगा, K+ प्लस SO4-2, ये 2 से गुणा हो गया। तो ये देखिए, एक प्रकार का धनायन और एक ही प्रकार का क्या है, ऋणायन है। और इनको जब जल में घोला जाता है तो ये अपने व्यक्तिगत आयन, यानी जिनसे ये मिलकर बने थे, किन से मिलकर बने थे, K+ और सल्फेट से, इन्हीं का क्या देंगे, ये परीक्षण देंगे। तो ये तो हो गए क्या, सरल या साधारण लवण। अब बात करें हम योगात्मक या आणविक लवण की, तो इसमें देखिए ये क्या होते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक सरल लवणों के विलयनों को आपस में मिलाकर के उनका क्रिस्टलीकरण किया जाता है
तो क्रिस्टल योगात्मक लवण या यौगिक प्राप्त होते हैं। हम क्या कह रहे हैं, जब सरल लवण, दो या दो से अधिक क्या लेंगे, सरल या साधारण लवण, उनके विलयनों को आपस में क्या करेंगे, अपन मिलाकर के उनका क्या कर देंगे, क्रिस्टलीकरण, और क्रिस्टलीकरण पर जो प्राप्त यौगिक हैं वही क्या कहलाएंगे, योगात्मक या आणविक लवण। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए K2SO4 प्लस यानी पोटेशियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, और इसमें 24 जल के अणु, जल के साथ मिला करके इसको क्या किया हमने, बाष्पीकृत किया। बाष्पीकृत करने के बाद में इसको जैसे ही ठंडा करेंगे तो क्या होगा, एक क्रिस्टल प्राप्त होगा। उस क्रिस्टल का नाम क्या होता है, फिटकरी, जिसको बोलते हैं हम क्या, पोटास एलम। तो फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। यानी हमने क्या मिलाया, देखिए ये एक सरल लवण, ये दूसरा सरल लवण, और ये क्या है, वाटर। इन तीनों को जैसे ही यानी विलयन को, तीनों के विलयन को अगर हमने मिलाया, दो या दो से अधिक क्या लिए हमने, सरल लवण, और क्या मिला दिया उसमें, उसके विलयन को, विलयन के लिए हमने क्या डाला उसमें, पानी, और बाष्पीकृत किया। बाष्पीकृत करने के बाद में क्या प्राप्त हुआ, क्रिस्टल जो प्राप्त हुआ है, उस क्रिस्टल का नाम ही क्या है, योगात्मक या आणविक बहुलक। और ये जो योगात्मक या आणविक जो बहुलक होते हैं, ये क्या हैं, अगले जो टाइप पढ़ेंगे अपन, इनको भी क्या कहेंगे, दो प्रकार के होंगे। तो देखिए K2SO4 एक सरल लवण और एक दूसरा सरल लवण या साधारण लवण, दोनों को मिलाया तो क्या बना, फिटकरी या पोटास एलम। अगला देखें जैसे FeSO4 फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और 6H2O, ये एक सरल लवण और ये दूसरा सरल लवण, इनके विलयनों को आपस में मिलाया, मिलाने के बाद बाष्पीकृत किया। बाष्पीकृत करने के बाद में क्या प्राप्त होगा, क्रिस्टल प्राप्त होगा, और जो क्रिस्टल प्राप्त होगा उसका नाम क्या होता है, मोर लवण, फेरस अमोनियम सल्फेट, FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट। फॉर्मूला क्या होता है मोर लवण का, देखिए FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल देखें हम कार्निलाइट का। तो कार्निलाइट में क्या होता है, देखिए इसमें भी एक ये रहा सरल लवण और दूसरा ये रहा, और इनको वाटर के साथ में क्या किया हमने, वाष्पीकृत किया, और वाष्पीकृत करने के बाद में जब क्रिस्टल प्राप्त होगा, उस क्रिस्टल का नाम क्या होता है, कार्नेलाइट। और कार्निलाइट का फॉर्मूला क्या बन गया, KCl Mgcl2.6H2O। ऐसे ही अगला जैसे एग्जाम्पल और देखें हम, अगर हमने जैसे ही कॉपर सल्फेट में अमोनिया मिलाया, 4 मोल लिए हमने, तो ये क्या बन जाएगा, CuNH3 का होल 4 और ये SO4। ये भी क्या बना है, एक योगात्मक या आणविक लवण। यानी ये जो बना है ये द्विक लवण की फॉर्म में बने हैं, और ये किसकी फॉर्म में बन गया, संकुल लवण की फॉर्म में। यानी इस आधार पर जो योगात्मक या आणविक जो लवण होते हैं या यौगिक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं क्या, द्विक लवण, जिनको अपन जालक लवण भी बोलते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो क्या होते हैं, संकुल लवण या संकुल यौगिक या उपसंयोजक यौगिक। यानी हम इन तीनों जो एग्जाम्पल हैं, इन तीनों एग्जाम्पल्स को हम पढ़ेंगे किसमें, द्विक लवण में। और ये वाला जो एग्जाम्पल है वो किस में रखा जाएगा, संकुल लवण में। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एडिशन, साल्ट कहते हैं या कंपाउंड कहते हैं। यानी इसके दो प्रकार हमने कहा, दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो होते हैं द्विक लवण और एक संकुल लवण। अब द्विक लवण और संकुल लवण के लिए चलिए अब देखते हैं हम योगात्मक यौगिकों के प्रकार।
तो योगात्मक यौगिकों की बात कर रहे थे, तो हम कह रहे थे योगात्मक जो यौगिक हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो द्विक लवण जिन्हें हम जालक लवण भी बोलते हैं, और दूसरा होता है संकुल या उपसहसंयोजक यौगिक। तो देखिए द्विक लवण क्या होता है, क्वेश्चन जो आता है आपका वो पूछ लेता है आपसे कि द्विक लवण के कोई एक उदाहरण दीजिए या दो उदाहरण दीजिए, या आपसे पूछ लेता है कि फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, मोर लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कार्निलाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यानी इस टॉपिक में से जो इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो क्या होती है, द्विक लवण के एग्जाम्पल। तो देखिए द्विक लवण क्या होते हैं, देखिए ये दो समान ऋणायन युक्त, दो समान, इसकी खासियत क्या है कि दो समान ऋणायन होंगे और साधारण लवणों से मिलकर बने होंगे। दो समान ऋणायन युक्त साधारण लवणों को मिश्रित करने पर बनते हैं क्या, द्विक लवण। और द्विक लवण को हम पहचानेंगे कैसे कि इनमें क्रिस्टल जल के रूप में पाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात कि इनमें क्रिस्टल जल के रूप में पाया जाता है, यानी डॉट के रूप में आपको जल का अणु दिखाई देगा। ये ठोस अवस्था में स्थायी, लेकिन जल में घोलने पर ये अपने व्यक्तिगत आयनों का परीक्षण देते हैं। सरल या साधारण लवण भी अपने व्यक्तिगत आयनों का परीक्षण देते हैं, कब? जब उन्हें जल में घोला जाता है। इसी प्रकार से द्विक लवण जो होते हैं उन्हें जल में घोलने पर ये भी क्या करेंगे, अपने व्यक्तिगत आयनों का परीक्षण देते हैं। इनमें दो प्रकार के धनायन तथा एक प्रकार का क्या पाया जाता है, ऋणायन पाया जाता है। सरल या साधारण लवण की जब बात कर रहे थे तो उसमें कहा था एक प्रकार का धनायन होगा और एक प्रकार का क्या होगा, ऋणायन होगा। लेकिन द्विक लवण में दो प्रकार के तो धनायन होंगे, लेकिन ऋणायन कितने प्रकार का होगा, केवल एक ही टाइप का होगा। एग्जाम्पल देखें हम फिटकरी, तो देखिए फिटकरी की बात कर रहे हैं, इसको पोटस एलम भी बोलते हैं हम। इसका फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, यानी पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और डॉट 24H2O। तो देखिए हम क्या कह रहे थे इसमें कि इनमें क्रिस्टल जल के रूप में पाया जाता है। तो देखिए डॉट के रूप में जल का अणु जुड़ा रहेगा सभी में। द्विक लवण में देखिए कितने जुड़े हुए हैं, 24 जल के अणु। इसमें भी देखिए 24 जल के अणु, क्रोम लवण में इसमें 6 और इसमें भी 6। इन्हें जब जल में घोला जाता है तो ये अपने व्यक्तिगत आयनों का परीक्षण देते हैं। तो कैसे देते हैं, देखिए इस फिटकरी को देखें हम, इसको देखा हमने, ये कैसे टूटा। तो देखिए K प्लस SO4 -2, और ये कैसे टूटा, Al+3 और SO4 -2 और ये 24H2O। इसको बैलेंस किया हमने, देखिए K कितने हैं, 2, SO4 1 और 3 4, तो यहाँ 4 का गुणा हो जाएगा, Al 2, तो ये बैलेंस हो गया। तो इसमें क्या कहा हमने, इन्हें जल में घोलने पर ये अपने व्यक्तिगत आयनों का परीक्षण देते हैं। देखिए जिनसे मिलकर बने थे व्यक्तिगत आयन K+, सल्फेट आयन, एल्युमिनियम प्लस, और जल पृथक हो गया, क्रिस्टल जल के रूप में पाया जाता है। इसमें देखिए दो प्रकार के धनायन आप देख रहे हैं, एक टाइप का ये रहा और एक Al+3, यानी इसमें दो प्रकार के दो धनायन होते हैं सभी में द्विक लवण में, और एक प्रकार का ऋणायन है केवल, और डॉट के रूप में क्या पाया जाएगा, जल का अणु। ये क्या कहलाएंगे, द्विक लवण कहलाएंगे। जैसे ही हम क्रोम लवण की बात करें तो क्रोम लवण में देखिए ये पोटास एलम था, तो इसमें क्या था, यहाँ पर Al, और ये क्रोम लवण है तो इसका मतलब इसमें क्या है, क्रोमियम। इन दोनों में यहाँ पर डिफरेंस है केवल, और फॉर्मूला सेम है। क्रोम लवण में केवल क्या आ जाएगा, क्रोमियम आ जाएगा। तो क्रोम लवण का फॉर्मूला होता है K2SO4.Cr2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ऐसे ही मोर लवण की बात करें हम तो मोर लवण फेरस अमोनियम सल्फेट FAS, इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। तो इसमें देखिए दो प्रकार के धनायन आप देख रहे हैं, दो प्रकार के धनायन कौन से हैं, देखिए Fe+2 और ये रहा NH4+।
एक और एक दो, दो प्रकार के धनायन, और ऋणायन केवल कितने प्रकार का है, देखिए एक ही प्रकार का है, सल्फेट आयन, इसमें भी सल्फेट आयन, और डॉट के रूप में क्या जुड़ा हुआ है, जल का अणु। तो इसे क्या कहेंगे हम, द्विक लवण। अगला देखिए कार्बोनिलाइट में भी देखिए एक धनायन ये रहा, एक ये रहा के, एक Mg+2 K+, दो प्रकार के धनायन हो गए। ऋणायन केवल Cl-, इसमें भी Cl-, तो दो प्रकार के धनायन और एक प्रकार का ऋणायन, और डॉट के रूप में क्या जुड़ा हुआ है, जल का अणु। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा बताइए, द्विक लवण का। तो द्विक लवण की जब बात कर रहे तो इसमें हम कह रहे थे कि ये दो समान ऋणायन युक्त साधारण लवणों को मिश्रित करने पर बनते हैं। इनमें डॉट के रूप में कह दें या क्रिस्टल की फॉर्म में जल का अणु पाया जाएगा। जब इन्हें जल में घोला जाएगा तो ये अपने व्यक्तिगत आयनों का क्या देंगे, परीक्षण देंगे। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि इनमें दो प्रकार के दो धनायन और एक प्रकार का क्या होता है, ऋणायन होता है। और ये एग्जाम्पल हमने देख ही लिए। तो इसमें से आपको क्या याद रखना है कि द्विक लवण का कम से कम एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है। और एग्जाम्पल का रासायनिक नाम सूत्र भी पूछ सकता है आपसे, जैसे फिटकरी का रासायनिक सूत्र लिखिए, मोर लवण, कार्बोनिलाइट। इसके बाद में देखिए अगला योगात्मक यौगिकों के प्रकार में दूसरा है संकुल या उपसहसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जब बात करें तो संकुल यौगिक जब कह रहे हैं हम, धातु और लिगेंड से मिलकर बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं, संकुल यौगिक। धातु और लिगेंड से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं, संकुल यौगिक कहलाते हैं। इसमें धातु में क्या पाए जाते हैं, रिक्त डी कक्षक, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा, धातु में रिक्त डी कक्षक पाए जाएंगे, जबकि लिगेंड के पास क्या उपस्थित होंगे, लॉन पेयर होंगे। तो हमने कहा ऐसे यौगिक जिनमें कोई लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को लॉन पेयर दान करके क्या बनाएगा, उपसहसंयोजक बंध। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। तो उपसहसंयोजक यौगिक की बात कर रहे हैं हम, इसमें क्या होगा, एक धातु होगा और एक क्या होगा, लिगेंड। लिगेंड के पास हमेशा क्या पाए जाएंगे, लॉन पेयर, और धातु के पास में क्या होंगे, रिक्त कक्षक। और ये लिगेंड जो होगा वो धातु के रिक्त कक्षक के लिए क्या करेगा, लॉन पेयर का दान करेगा। जो देगा उसे तो हम कहेंगे दाता, और जो ग्रहण करेगा उसे क्या कहेंगे, ग्राही। और इसे हम दाता से ग्राही की ओर तीर के चिन्ह द्वारा व्यक्त करेंगे। यानी ये मेटल और ये लिगेंड ने लॉन पेयर धातु को दिए हैं, तो इसका मतलब एरो का जो साइन है वो ऐसे आएगा। इसको बोलेंगे हम उपसहसंयोजक बंध। धातु और लिगेंड से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं, संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक। इसमें क्या होता है, लिगेंड पर हमेशा लॉन पेयर पाए जाएंगे, जबकि धातु के पास क्या होंगे, रिक्त कक्षक होंगे। ये लिगेंड धातु के रिक्त कक्षक को लॉन पेयर क्या करेगा, दान करेगा। जो देता है उसे दाता और जो ग्रहण करता है उसे ग्राही कहते हैं। इसे दाता से ग्राही की ओर तीर के चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये एक संकुल यौगिक बनेगा जिसमें एक धातु होगी और लिगेंड होगा। अब ये क्या होते हैं संकुल यौगिक, ये ठोस एवं जलीय अवस्था में स्थायी होते हैं एवं अपने व्यक्तिगत आयनों का परीक्षण ना दे करके दूसरे आयनों का परीक्षण देते हैं। इसकी डिफरेंट बात क्या होती है कि ये अपने आयनों का परीक्षण नहीं देते, अपने व्यक्तिगत आयन जिनसे मिलकर ये बना है उनका परीक्षण ना देकर दूसरे आयनों का क्या देते हैं, परीक्षण देते हैं। जबकि सरल लवण या द्विग लवण जो होते हैं वो अपने व्यक्तिगत आयनों का परीक्षण देते हैं, जबकि संकुल जो लवण होते हैं वो अपने व्यक्तिगत आयनों का परीक्षण नहीं देते। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो फेरस साइनाइड, ये क्या है, FeCN का होल ट्वाइस फेरस साइनाइड, और ये है पोटेशियम साइनाइड। इन दोनों की क्रिया से क्या बना कि 4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब पोटेशियम जो फेरोसाइनाइड बना है इसको अगर हमने जैसे ही जल में घोला तो ये कैसे टूटेगा, K प्लस FeCN6 बैलेंस किया, ये 4 और इस पर चार्ज -4।
तो ये फेरोसाइनाइड आयन बन गया और एक K+। तो हम कह रहे हैं ये अपने व्यक्तिगत आयनों का परीक्षण नहीं देते, तो व्यक्तिगत आयनों का परीक्षण नहीं दे रहे हैं। तो जब हमने क्या कहा कि फेरस साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड को जैसे ही रिएक्ट कराया यानी मिश्रित किया तो क्या बना, एक संकुल यौगिक बना जिसका नाम क्या है K4FeCN का होल 6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, जिसका IUPAC नाम हम सीखेंगे बाद में। जैसे ही इसको जल में घोला हमने तो ये कैसे टूटा, K+ और FeCN6- 4 में टूट गया। तो देखिए ये अपने व्यक्तिगत आयनों का परीक्षण नहीं दे रहे, तो देखिए ना तो ये Fe+2 का परीक्षण दे रहा है और ना ही Cn- का परीक्षण दे रहा है, जिनसे मिलकर बना फेरस साइनाइड था Fe+2 और Cn- में टूटा। तो ना तो ये Fe+2 का परीक्षण देगा और ना ही किसका देगा, Cn- का। कौन, जो संकुल बना है ये तो किसका परीक्षण देगा बताओ। जैसे ही जल में घोला हमने तो ये पोटेशियम का परीक्षण दे रहा है और ये पूरा एक आयन है जिसका नाम होता है फेरोसाइनाइड आयन, उस आयन का परीक्षण देता है, अपने व्यक्तिगत आयनों का परीक्षण नहीं देता। व्यक्तिगत आयन का मतलब ना तो ये Fe+2 का परीक्षण दे रहा है और ना ही Cn- का, जिनसे मिलकर ये बना है। ये किसका परीक्षण दे रहा है, देखिए जैसे ही जल में घोला तो ये अपने व्यक्तिगत आयनों का परीक्षण नहीं दिया, इसने किसका परीक्षण दिया, K+ और ये फेरोसाइनाइड आयन का। अब देखें हम एक संकुल का प्रदर्शन, तो एक संकुल कैसा होता है, देखिए MLN + X और ये -Y। तो देखिए ये क्या होता है, ये मेटल है यानी धातु, ये क्या है, लिगेंड, और ये क्या है, लिगेंडों की संख्या। यदि ये एक दंतुक लिगेंड है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या। इसके बाद देखें ये वाला जो होता है, ये पहला जो है अक्षर, ये क्या होता है, धनायन। जैसे हम NaCl लिख रहे हैं तो NaCl में क्या होगा, पहला अक्षर क्या होगा, धनायन होगा और दूसरा अक्षर क्या होता है, ऋणायन। तो अकार्बनिक यौगिकों के नामकरण में पहला अक्षर होगा धनायन और दूसरा ऋणायन। तो ये हमने कहा ये पहला वर्ष है वो धनायन है और ये क्या है, ऋणायन। जब वर्नर थ्योरी पढ़ेंगे तो वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो कहलाती है वो द्वितीयक, जो ब्रैकेट के अंदर होगी उसको बोलेंगे हम क्या, द्वितीयक संयोजकता, सेकेंडरी वैलेंसी, और इसको जो बोलेंगे वो क्या कहेंगे हम, प्राइमरी वैलेंसी यानी प्राथमिक संयोजकता। ये ब्रैकेट के अंदर जो है वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी समन्वय मंडल कहते हैं इसको, और इससे जुड़ा जो आयन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, आयन मंडल। ये एक संकुल की शक्ल होती है। इस संकुल में देखें हम तो देखिए ये मेटल और लिगेंड यानी मेटल और लिगेंड आपस में जुड़े और ये क्या बनाएंगे, Ml बनाएंगे। यदि यहाँ पर लिगेंडों की संख्या n है तो ये क्या हो जाएगा, MlN। ये मेटल यानी धातु जो होगा उसके पास में हमेशा रिक्त डी कक्षक पाए जाएंगे, ये रिक्त कक्षक होते हैं, और लिगेंड पर हमेशा क्या पाए जाएंगे, लॉन पेयर पाए जाएंगे। और लॉन पेयर जब पाए जाएंगे तो ये लॉन पेयर किसके लिए दान करेगा, मेटल के लिए, धातु के लिए देगा और क्या बनाएगा, उपसह संयोजक बंध। धातु और लिगेंड के मध्य में क्या बनेगा, एक उपसह संयोजक बंध। चूँकि लिगेंड ने लॉन पेयर दिए हैं इसलिए इसको तो बोलते हैं हम दाता, और इसे क्या कहते हैं हम, ग्राही, और इसे दाता से ग्राही की ओर तीर की चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी इसमें से हम डेफिनेशन अगर देखें तो धातु की डेफिनेशन क्या होगी, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु
किसी संकुल यौगिक में उपस्थित वह परमाणु जो लिगेंड से लोन पेयर ग्रहण करके क्या बना दे, उप सहसंयोजक बंध। किसी संकुल यौगिक में उपस्थित वह परमाणु जो लिगेंड से लोन पेयर ग्रहण कर क्या बना दे, उप सहसंयोजक बंध बना दे, वो क्या कहलाएगा, धातु परमाणु कहलाता है, केंद्रीय धातु परमाणु। अब लिगेंड की बात करें तो लिगेंड की डेफिनेशन इसी से बना दें। तो किसी संकुल यौगिक में उपस्थित वह परमाणु जो लोन पेयर दान कर, किसके लिए, धातु के लिए लोन पेयर दान करके क्या बना दे, उप सहसंयोजक बंध का निर्माण कर दे, क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा। किसी संकुल यौगिक में उपस्थित वह परमाणु जो धातु को लोन पेयर दान कर क्या बना दे, उप सहसंयोजक बंध का निर्माण कर दे, क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा। जो लोन पेयर देता है उसे हम दाता कहते हैं, जो लोन पेयर ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। और इसे हम दाता से ग्राही की ओर तीर के चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये मेटल और लिगेंड के मध्य में जो बंध बना है इसको क्या कहा हमने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा, उप सहसंयोजक बंध। अगली डेफिनेशन देखें इसमें तो देखिए समन्वय मंडल क्या होता है, समन्वय मंडल और आयन मंडल। तो देखिए समन्वय मंडल क्या होता है कि किसी संकुल यौगिक जो है, संकुल यौगिक में धातु और जो लिगेंड, धातु और लिगेंड जो ब्रैकेट में जो बंध हैं, ये वाला जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाएगा, जिसमें क्या है, समन्वय संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे हम, यानी बड़े कोष्टक में लिखे गए धातु और लिगेंडों की संख्या। बड़े कोष्टक, बड़े जो ब्रैकेट है, बड़े जो कोष्टक है उसमें लिखे गए क्या क्या हैं, धातु और लिगेंडों की जो संख्या है उसको हम क्या कहते हैं, समन्वय मंडल कहते हैं। तथा इससे जुड़ा अन्य आयन जो है वो क्या कहलाएगा, आयन मंडल कहलाएगा। बड़े कोष्टक में लिखे गए धातु एवं लिगेंडों की जो संख्या है वो क्या कहलाता है, समन्वय मंडल, और इससे जुड़ा अन्य आयन क्या कहलाएगा, आयन मंडल कहलाएगा। तो एक हो गया क्या, एक संकुल का रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हो रहेगा वो क्या रहेगा, लिगेंडों के प्रकार। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स हैं उनका नोमेनक्लेचर, आईपीएससी नोमेनक्लेचर। ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।